हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 इसके 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट के हम लोग मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिससे हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं फिलहाल स्टार्टिंग में। फिर हम लोग इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग भी करेंगे। सीजीएल के और एसएससी के हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। सबकी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये आपका सेट नंबर 18 होगा। इसके पहले हम लोग 17 तक कर चुके हैं। टोटल शिफ्ट 39 था, तो ये हमारा 18वां नंबर सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं मैथ्स की तरफ। ओके, ये हमारा पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल ये आता है कि 5y प्लस 5/y इज इक्वल टू, अगर 11 दे रखा है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप 5 कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, y प्लस 1/y की वैल्यू आ गई 11। तो मैं कह सकता हूँ y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/5। तो अगर ये आ गया तो फिर इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक, क्या हम करेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर करके -2। ठीक है, तो 121/25 -2 यानी 50 कम करेंगे 71/25, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 इंटीजर 21/25। और ये इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत करा है। चलते हैं फास्टली हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये पाई चार्ट का सवाल आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें दे रखा है कि सोर्स ऑफ फंड इन ए स्कूल, और यहाँ पे यूजेस ऑफ फंड्स बाय ए स्कूल। ये मतलब हुआ कि इस किसी स्कूल में फंड का स्रोत क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ से फंडिंग आपको मिल रहे हैं, वो इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। और उस फंड का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है, वो इस पाई चार्ट में आपको दिखाया जाता है। सवाल क्या पूछता है कि स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड, स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड, दान का मतलब होता है डोनेशन, ठीक है, ये वाला, और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त फंड, दोनों फंड की ही बात कर रहा है। सरकारी एजेंसी है किधर, ये हमारा गवर्नमेंट एजेंसीज है। इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो आप देखेंगे 35 और 12 के बीच में 23% का अंतर है। लेकिन ये 23% किसका निकालना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल जो सोर्स है, डिफरेंट सोर्सेस जो पैसे आ रहे हैं 10 लाख के बराबर है। तो 10 लाख का 23% कितना हो जाएगा, 2,30,000। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर फटाफट लगाइए। ऑप्शन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान सवाल, सेकंड सवाल भी आसान ही था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी इतने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है। अगर उसने बोला कि भैया हम 100 रुपए की वस्तु को 100 में ही सेल करते हैं, इसका ये दावा करना है कि हम क्रय मूल्य पर ही सेल करते हैं, लेकिन फिर भी इसको इतने परसेंट का लाभ होता है, इसका ये मतलब हुआ कि वो जरूर किसी जो उसका बाट है उसमें कुछ घपला करता होगा, यानी कि 1 केजी के बजाय कुछ तो वो कम वजन तौल के देता होगा। तो वही कह रहा है कितना वजन देता है। तो आप बताओ, मैंने मान लिया कि 1,000 के बदले, मुझे नहीं पता कितना मानता है, मैं यहाँ से इसको x मान लेते हैं। ठीक है, आओ जरा करते हैं सॉल्व इसको। आप देखो, यानी कि x, और इधर आ जाएगा आपको 1000, यानी x का बाट कितना होगा कि 1000 पहुंचने पे जो लाभ दिखा रहा है वो 5 इंटीजर 5/19% दिखा रहा है। तो मैं इसको जरा ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, आप बताओ ये 1000 है क्या। तो आप बताओ, ये x प्लस x का 5 इंटीजर 5/19% है, तब तो ये 1000 आया है। मतलब x में x का अगर इतना परसेंट ऐड करेंगे तब तो ये 1000 आएगा, उसी को तो बोलेंगे प्रॉफिट। आई बात समझ। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, जरा सॉल्व कर लेते थोड़ी देर के लिए। आप देखो इधर x प्लस ये x इंटू 19/95 और 5 100/19, तो 100/19 और 1/100, तो 100 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/19 इज इक्वल टू 1000। यहाँ देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो नीचे आएगा 19, नीचे आएगा 19, और ये 19 प्लस x यानी कि 20x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। तो मैं बोलूंगा 20 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 से कट जाएगा 20 25 100 और एक जीरो, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 19 25 95 950, यानी 950 है क्या, आप मुझे बताओ। ये 1000 के बदले कितना ग्राम का वजन दे रखा है, ये उसका वजन है।
यानी मैं कह सकता हूँ कि 1000 ग्राम के बदले उसने 950 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि क्रय की वस्तु को क्रय में सेल करने पर भी उसको 5 इंटीजर 5/19% का लाभ प्राप्त होता है। तो ये पहला सवाल जो कि थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको VI मार्क कर सकते हैं। थोड़ा होल्ड कीजिए, पता नहीं क्या हो गया ये। 1 मिनट, 1 मिनट भाई। अरे यार, कहाँ चले गए? ओके, ठीक है। तो ठीक है, ये तुम्हारा सवाल अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है आप देखते हैं जरा। अगला सवाल ये कहता है कि ये बोर्डमास का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों को आप फास्टली करेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़े आसान तरीके से करेंगे, थोड़े आस्ते आस्ते करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहले हम काम करते हैं ऑफ का। ठीक है, तो 17 से कटेगा क्या ये? 17 या 57, नहीं सॉरी, 17 या 51, यहाँ बचेगा 8.5, यानी कि लगा सकता हूँ पॉइंट 17 या 51, 3.5। ये कट जाएगा 3.5 से, तो इतने के बदले कितना आ गया आप मुझे बताओ? ये आ गया 7/2। ठीक है, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ये माइनस फिर से यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यानी 7 बच्चे 35/2। क्लियर है? ठीक है, इसका भी काम मेरा खत्म हो चुका। यहाँ आपका प्लस दे रखा है, प्लस यहाँ पे लिखो। ये भाग इधर और ये मल्टीप्लीकेशन, तो कोई बात नहीं, इसको उठा करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं और नीचे क्या करते हैं 8.6। ठीक है, तो आप जरा देखो इधर, आपको ध्यान से दिखाएगा कि 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, ये पूरा पूरा 2 से कट रहा है, यानी 7.5 गुना 2 कितना होता है? 15। ठीक है, आओ जरा आगे चलते हैं। तो आप देखोगे 15 प्लस इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 7 - 35, यानी 15 प्लस ये जाएगा 21, क्या नहीं 24। अरे यार, मेरा प्लस माइनस बड़ा गड़बड़ चल रहा है आजकल, क्या हो गया? 7 कम किया 28 आएगा बाई 2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 14। लेकिन ये 28 माइनस में आने वाला है, आपको पता है कैसे? क्योंकि 35 माइनस में है और ये बड़ी संख्या है, तो मैं कहूंगा 15 - 14 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल, बोर्ड मास का सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फैक्ट्री में राइमा को एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है। राइमा के बारे में कह रहा है, राइमा पता नहीं कैसे लिखेंगे राइमा, ये राइमा है और एक जोई है। किस देश की है भाई? तो राइमा को 15 डेज लगते हैं और जोई को 10 दिन लगते हैं। ये तुम्हारा टाइम का आपको दे रखा है, जो भी है। फैक्ट्री मैनेजर जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने के आदेश देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे? अरे भाई, तो इस सवाल को 3 लाइन में करने की आवश्यकता थी। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफिशियंसी बताओ, तो आप बोलेंगे 2 और ये 3। तो एक साथ काम कराने के लिए 30 से हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों की इफिशियंसी के सम से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक काम को एबीसी एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ये तुम्हारा टाइम का रेशियो है। रेशियो नहीं है, ये रियल टाइम है, जो भी है। उन्होंने इस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपए प्राप्त किए। तो सी की मजदूरी ज्ञात करें। आपको पता है कि मजदूरी कैसे मिलती है? इफिशियंसी के अनुसार। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं तो वो कितना आएगा बताओ? 60। क्या? बिल्कुल 60 आएगा। तो अगर मैं कहूं कि इनकी इफिशियंसी कितनी होगी वो बताओ, तो 10 × 6, 15 × 4 और 20 × 60। तो ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। तो सी की मजदूरी इसकी इफिशियंसी के अनुसार मिलेगी ना। बताओ, अगर 2600 प्राप्त हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि 6, 4, 10 और 3, 13, ये पूरा का वैल्यू कितना है? 13 के बराबर। 3 का निकाल दो, 13 दूना 26 और 3 दूना 6, यानी कि सी को मिलेगा 600 रुपया। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि एक ठोस शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कहता है। शंकु तो ये होता है, आपको पता है। कौन बोलता है ना हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में तो शंकु बोलता है।
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया और उसके आधार क्षेत्रफल से दोगुना है। ओके, आप मुझे बताओ, इसका जो CSA दे रखा है इसके आधार के क्षेत्रफल से दोगुना है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ CSA होता कितना है इसका बताओ। पाई r इंटू एल इज इक्वल टू 2πr²। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं r से r काट दूं, क्या मैं पाई से पाई काट दूं, यानी l की वैल्यू एक r यहाँ बचा हुआ है, यानी 2r के बराबर है। तो अगर आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे l की वैल्यू दे रखी है 6√3, 6√3 इज इक्वल टू 2r के बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3। हमको r की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, मतलब रेडियस कितना है इसका, तो आप बोलेंगे 3√3। आपको ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको ये तिर्यक ऊंचाई जो है ना, सलांट हाइट, वो दे रखी है 6√3। तो आपको ये हाइट पूछ रहा है कि हाइट होगी कितनी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम 6√3 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे? वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक आपके पास क्या है, आप देखोगे इसका और इसका रेशियो कितना है, 1 और 2 का रेशियो है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी 3 का अंडर रूट, ये √3 होगा। लेकिन तुरंत याद आया कि हम रेशियो तो काटे थे, √3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर क्या है हमारा हाइट है। हमने यहाँ पे रेशियो में काट लिया था, तो याद आया कि अच्छा ये तो 3√3 गुना था, तो √3 की वैल्यू 3√3 इंटू √3 हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। बाकी अगर आप चाहे तो इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी का पीछा करता है, एक चोर एक पुलिसकर्मी का पीछा करता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। ये तुम्हारा इधर चोर खड़ा है, इधर पुलिस खड़ा है, दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक। पुलिसकर्मी की चाल जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर है और चोर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर इतना किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भाग रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा कि कहीं ना कहीं जा करके ये वाला बंदा यहाँ जाकर चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। मतलब क्या कि पकड़े जाने के पहले चोर जब यहाँ से भागना शुरू किया था, पता नहीं आज क्या हो रहा है यार। ठीक है, जब चोर यहाँ से भागना शुरू किया था तो कितना डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ तक तय कर चुका होगा चोर, उसके बारे में पूछ रहा है। चोर कितना किलोमीटर तय कर चुका होगा। ठीक है, आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, अगर मैं पूछूं कितना टाइम लगेगा टाइम टू कैच, ये बताओ पहले। तो 3 किलोमीटर अपॉन इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बोलिए, केम केम कट गया, 3 5 यानी कि 1/5 आर का मतलब होता है 12 मिनट। 60/5 यानी कि 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, 1/5 आर, क्योंकि किलोमीटर में ही पूछ रहा है तो क्यों हमको चेंज करना है। ठीक है, 1/5 आर ही लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर चोर की स्पीड 60 है तो चोर 1/5 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा, आप बताओ। तो काट लो 5 से 12 बार में, यानी कि चोर 12 किलोमीटर आगे दौड़ चुका होगा पकड़े जाने से पहले। और ये आपके सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल पूछता है कि त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आपको देख के आसान लगता है। कॉट 85 है तो कॉट बदलेगा tan में, tan 5 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। tan 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसको देख लेते हैं। cos 75 चेंज होगा sin 15 में, लेकिन प्लस तो प्लस ही रहेगा, मतलब ये मेरा होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने परसेंट अधिक है। अच्छा, क्या सवाल है यार। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि जो है, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने परसेंट अधिक है। ये इसके लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी सवाल मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं जरा
करते हैं सॉल्व, आपके सामने करते हैं। 30% की दो क्रमिक वृद्धि, ठीक है। तो हमने कह दिया 30 प्लस 30 प्लस 30 का 30% कितना हो जाएगा बताओ? 3 × 3 यानी कि 9। तो 30% की दो क्रमिक वृद्धि कितना हो जाएगा? 69%। और 30% की दो क्रमिक अगर कमी की जाए तो मैं कह सकता हूं 30 प्लस 30 माइनस 9, यानी कि ये बनने वाला है 60 माइनस 9 यानी कि 51%। तो सवाल क्या पूछता है कि ये वाला इससे कितना परसेंट ज्यादा है? मुझे जहां तक समझ आ रहा है ये वही पूछ रहा है। तो आओ जरा देखते हैं कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 18 ज्यादा है, बेस वैल्यू 51 इंटू 100, ठीक है। सो अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए तो काटना तो कटने से तो रहा ही है। अगर ये 17 होता तो कट जाता, अगर ये 50 होता तो ये 2 से कट जाता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में कुछ तो फर्क दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1800 बटा 51, तो ये मुझे 35.29% दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन का यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे? देखो जरा, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे? 18/51 इंटू 100, ठीक है। अगर मैं इसको 50 बना दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं थोड़े वक्त के लिए इसको 50 बनाऊं तो 50 गुना 2 यानी 36% होता। लेकिन मुझे बात बताओ, जब 50 बनाया तो 51 से थोड़ा कम किया। अगर 15 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये 3 आएगा, लेकिन 15 को मैं 5.1 से डिवाइड करूं तो ये 3 से थोड़ा कम आएगा। क्या मतलब वो इस बात का कि अगर नीचे का वैल्यू बड़ा है तो डिवाइड करने के बाद थोड़ी कम वैल्यू आती है। ठीक वैसे ही पहले थोड़ा बड़ा वैल्यू था, 51 था, हमने इसको 50 किया, मतलब जो वैल्यू आने वाली है, ये जो आई 36%, ये थोड़ा अधिक वैल्यू आई है, यानी 51 होने से थोड़ा सा माइनर सा कम रहा होगा, यानी 35 पॉइंट समथिंग रहा होगा परसेंटेज। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3, इसको फटाफट मार के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, बाय यूजिंग द ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या बोलता है देखते जरा। ये दंड आरेख का सवाल है, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना परसेंट है? ये डिमांड है और ये प्रोडक्शन है। ये तुम्हारा कंपनी पी है और ये तुम्हारा कंपनी क्यू है, ठीक है। यानी ब्लू जोन में जाना है हमने को, क्योंकि डिमांड तो ब्लू वाला ही है, ठीक है। सवाल क्या पूछा आपसे कि कंपनी पी की मांग क्यू की मांग का कितना परसेंट है? अरे भाई, यानी 3276 4550 का कितना परसेंट है? कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा फिर। आओ जरा काटते हैं। पहले 50 से काटने का मन कर रहा है मेरे को, तो ये कट जाएगा 45 गुना 90 और ये 91, 50 गुना 2। ये 91 को देख के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 13 से कटने वाले हैं, या फिर 7 से काट लूं पहले। 13 से ही काटते हैं। 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, 6 और 7, 13 पच्चे 65, 13 दूना 26। मैंने कहा था ना कट जाएगा। 7 से काटो, 7 तिरे की 21, 7 छक 42, 36 गुना 2 यानी कि 72% इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ 72%। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है, तो कौन सी योजना जो है अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है, आपको वो बताना है। ए नंबर में बोलता है कि 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए, मतलब 6 के बदले आपको 10 मिलेगा। कितना प्रॉफिट आप बताओ? 4 प्रॉफिट आउट ऑफ 6 इंटू 100, 2/3 का मतलब कितना होता है? 66.66% के आसपास। ये पहला है, ए नंबर तुम्हारा ये है। आओ जरा बी चेक कर लेते हैं। बी, आज जरा बी क्या बोलता है वो चेक कर लेते हैं। 5 खरीदी और 5 मुफ्त पाई। ये तो मुझे दिख ही रहा है कि वाला बढ़िया, इससे तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं, 100% का आपको क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। और नंबर सी क्या बोलता है कि 18 और 24 की दो क्रमागत छूटे, तो 18 प्लस 24 यानी कि कितना हो जाएगा? 42, राइट। और 42 माइनस 18 का 24%, यानी ये तो 42% से कम डिस्काउंट है। यानी बेशक आपको पता है कि बी जो है
वो 100% का प्रॉफिट दे रहा है, यही एकमात्र ऑप्शन है जो कस्टमर के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अधिकतम छूट कौन देगा? केवल ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में और महिला इसे 12 दिन में करेगी, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना? 6:5। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिन में करेंगे? किसी एक से आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम कितना हो गया? 60। एक पुरुष एक महिला यानी 11 से डिवाइड कर दो। 11 पचे 55, 5 इंटीजर 5/11 डेज। या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, वट एवर द ऑप्शन इज यू कैन चूज राइट नाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि ए बी और बी सी का आपको रेशियो दे रखा है, A:B और ये दे रखा है B:C। आपने बोला कि बी की वैल्यू अगर 96 है तो सवाल क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी का मान एक संभावित मान हो सकता है? ए और सी का संभावित मान हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करूं तो नजदीक को नजदीक वाले से और दूर को दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, याद है ना आपको? यानी मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर होनी चाहिए ना। यानी आप देखो, ये 96 इंटू 96 जो वैल्यू आएगा, आप ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर लो, जो इस वैल्यू के बराबर होगा वो तुम्हारे सवाल का आंसर है। क्योंकि सवाल ही पूछ रहा है कि संभावित मान क्या हो सकता है। संभावित मान निकालने के लिए आप एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन का यूज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 6 इंटू 6 लास्ट में 6 आने वाला है। ठीक है, अंतिम डिजिट लास्ट डिजिट कितनी आने वाली है आप मुझे बताओ? लास्ट डिजिट आने वाली है 6। ठीक है, तो 8 गुना 8 यहाँ पे 4 आने वाला है, तो ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा। 6 गुना 6 ये हो सकता है, 4 गुना 4 6 ये भी हो सकता है, और 8 गुना 2 ये भी हो सकता है। अब आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करके चेक करो। फिर तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ए और सी ही मिलेगा, जो मल्टीप्लाई करने पे 96 इंटू 96 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़े। 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला है भाई sin 2a का। कैसे सवाल पूछते हैं सीजीएल वाले। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना परसेंट प्रति वर्ष ब्याज दर, अगले 6 वर्षों के लिए इतना परसेंट ब्याज दर और अंतिम 4 वर्षों के लिए इतना परसेंट की दर से एसआई मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 रुपए 35,100 रुपए है कुल ब्याज। ठीक है, 8 वर्षों के लिए इतना परसेंट बोलो या फिर 8 से गुणा कर दो, 8 से 56 और 2 58% एक साल के लिए बोलो। मैंने फिर से बोलता हूं, 7.25% ब्याज 8 वर्ष के लिए बोलो या 58% का ब्याज एक साल के लिए बोलो, बात तो सेम है। 8% का ब्याज 6 वर्ष के लिए बोलो या 8 6 48 और 3 51% का ब्याज एक साल के लिए बोलो, बात तो सेम है। 6.5% का ब्याज 4 साल के लिए बोलो या फिर 6 चौका 24 और 2 26% का ब्याज एक साल के लिए बोलो, बात तो सेम है। अब यहाँ आप क्या करते हो, ये जो ब्याज का फॉर्मूला होता है ये होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ P सब में तो कॉमन है, हमने T सबको 1 बना दिया है, यानी R की वैल्यू हमको जोड़ना पड़ेगा सबका। आप बताओ, 58% और 51% कितना हो जाएगा? 5 5 10 109%। 109 और 26 कितना होता है? 135%। यानी मैं कह सकता हूं P इंटू 135/100। आप जरा सॉल्व कर लो, ये इस सवाल का आंसर है। तो आओ जरा सॉल्व करें। क्या मैंने सही किया ना सब कुछ? नहीं किया तो फिर से कर लेंगे, कि दिक्कत क्या है? आओ जरा मैं देखता हूँ। ये 20 25 100, इसको 5 से काटो, 5 गुना 2 और ये 7, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है तो 9 13 27, ये 9 से काटो जरा, 9 13 27 और फिर 8 और 1 9 9 81। तो आओ जरा देखते हैं, 3900 इज इक्वल टू P इंटू 3/20 होगा क्या? अच्छा, और तो कट ही रहा था,
3 से 13 टाइम्स, यानी पी की वैल्यू आ चुकी है 13 गुणा 2 26 और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो। पी की वैल्यू आ चुकी है 26,000। बाकी कोई तरीका आप अप्लाई कर लो, इसमें बहुत मुश्किल होने वाली है। दिस इज द बेस्ट मेथड, आई कैन सिंपली से कि ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। हमने क्या करा कि इस पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या करा कि 7.25% एक वर्ष के लिए बोलो, या फिर 8 से गुना करके उन सबका परसेंटेज एक वर्ष के लिए बोलो, बात तो सेम है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, जो डेसिमल की वैल्यू है उन सबको हमने मन में करके फटाफट खत्म कर दिया और फिर कैलकुलेशन को हमने बहुत आसान बना दिया। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है कि एक 15 व्यक्तियों को जो औसत भार है 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले से 51 केजी का व्यक्ति है, इसको आप चेंज कर रहे हो, तो बाकी 15 व्यक्तियों के एवरेज में 1.2 केजी बढ़ जाता है। मतलब एक व्यक्ति का 1.2 केजी बढ़ जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 15 गुना 1.2 यानी कि 18 केजी बढ़ जाता है सिर्फ इसके चेंज करने की वजह से। लेकिन जो इसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़ा हुआ व्यक्ति है वो इसके सम के बराबर है, 69 केजी के बराबर है। अब गुणा भाग करते रहो, दिस इज द बेस्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं। 5 7 सीएम और 11 सीएम विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घनाभ का जो होता है कुल टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है मुझे याद नहीं है, मैं जरा देखता हूँ कितना होता है भाई। 2 टाइम्स, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। जहां तक मुझे उम्मीद है यही होता है, क्योंकि अगर मैं घन की बात करूं तो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इससे हमने मन में क्या करा, इस फॉर्मूला को डिराइव किया। ठीक है, अब जरा देखते हैं। 2 टाइम्स एल बी 7×5 = 35, बी एच 77 और एच एल 55। ठीक है, आओ कर ले गुना। तो आप देखोगे 11×5 = 55, 11×7 = 77, तो 5 और 7 12, 12 गुना 11 132 हो गया और 135 167। ठीक है, गुना कर लो। 16 गुना 2 32 320 और 7 दूना 14 यानी कि 334 इस सवाल का आंसर है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है? इसके लिए क्या चाहिए आपको, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। आप चेक कर लो। 8 3 11 0, 11 से कितना होता है 18, 18 9 से कटता है मतलब ये कट जाएगा। 8 7 15 4 19 और 6 25, 25 तो कटता नहीं है 9 से, नहीं कटेगा। 7 4 11 6 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 9 तो कट रहा है, यानी 22 भी नहीं कटता है, छोड़ दो इसको। 9 कट रहा है, 5 2 7 और 6 13 और 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 21, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, यानी ओनली वन ऑप्शन इज 83061 इज डिविजिबल बाई 9। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा फल्स है, आपसे ये पूछ रहा है। त्रिभुज का केंद्रक, यानी ये सेंट्रॉइड है भाई, केंद्रक का मतलब सेंट्रॉइड, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के डिवाइड करता है। बिल्कुल सही चीज है। कोई अगर मान लो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल क्या करता है, अगर मान लो इसके सामने वाले साइड को अगर डिवाइड करे, मान लो मिडिल पॉइंट से मिला दूं सबके, इसको बोलते हैं मीडियंस, और मीडियंस का जो कटिंग पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, वही आपसे बोल रहा है। तो ये तो ट्रू है, आपको तो फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। त्रिभुज के परितः, त्रिभुज के बाहर सर्कल के जो केंद्र होते हैं उसी को तो बोलते हैं भाई परिकेंद्र, बोलिए ना, यानी सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसी को तो बोलते हैं, मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। आओ देखते हैं। अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत से बने कोण से 90 एंगल अधिक होता है। अंतः केंद्र का मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल, राइट, उसी को बोलते हैं ना अंतः केंद्र, इन सेंटर, बोलिए ना, दिस इज इन सेंटर,
ये अगर मतलब अंदर सर्किल जो तीनों साइड को टच करते हुए आ जा रहा है, तो इसके अंदर जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे हम लोग इन सेंटर। दिस इज इन सेंटर। अच्छा, तो इन सेंटर पर जो एंगल बनता है, आपसे कह रहा है कि विपरीत शीर्ष का 90 अधिक होता है क्या? नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। इस शीर्ष का आधा करके 90 में जोड़ेंगे तब तो इसका वैल्यू मिलेगा, यानी ये वाला क्या हो गया? फॉल्स। और इसके वजह से मैं कह सकता हूं कि सवाल का ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको फॉल्स ही चुनना था। अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों की संगामिति बिंदु है। बिल्कुल। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तीनों एंगल को, और जहां मीटिंग होगा उसी को तो बोलते हैं इन सेंटर। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि x पॉजिटिव है और इतना का वैल्यू दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालना है। चलो फिर से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा? तो आप +2 करके रूट अंडर कर दो तो कितना हो जाएगा? 12। 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 12। फिर वैसे ही x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? इसमें 2 जोड़ दो, 14, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x। लेकिन एक बात बताओ, ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये निकालने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये हो सकता है x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ मल्टीप्लाइड x की पावर 3 प्लस 1/x⁴ माइनस x प्लस 1/x। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही तुम्हें आंसर दे सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुझे इसका वैल्यू तो मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसको निकालना पड़ेगा, और ये मुझे मालूम चल चुका है। तो आओ जरा एक्स क्यू निकालते हैं। एक्स क्यू प्लस 1/x³ कैसे निकालेंगे? तो इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, और 3 टाइम्स इसी को माइनस कर दो। तो √14 कॉमन हो गया, 14 माइनस 3 यानी कि 11, यानी कि 11√14। ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ चुका है। आओ जरा मल्टीप्लाई कर दें इसमें, आओ जरा मल्टीप्लाई कर दें। इसका वैल्यू है कितना? 142 गिवन इन क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई करो 11√14, और ये कितना आया था? ये वाला सिर्फ 14, राइट? ओनली 14। कोई बात नहीं, यहां से आप 14 कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा? 142 इंटू 11, 1420 और 142, 1562, 1562। और यहाँ क्या बचेगा? 1, क्योंकि हमने कॉमन निकाल रखा है, यानी आपको आंसर मिल चुका है 1561√14। आगे बढ़े। अच्छा सवाल नहीं कह सकते इसको, ठीक है, बस कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करें। इसका मान कितना होगा आप मुझे बताओ। हम क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये हो सकता है साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, बोल सकते हैं इसको। तो इसको मैं बोलूंगा साइन 90 माइनस 40 यानी कि 50, और माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा, यानी ये जो वैल्यू है ना cos 40 माइनस थीटा, ये साइन 50 प्लस थीटा के ही बराबर है। और सेम वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ट्रायंगल PQR STU एंगल साइड एंगल के तहत सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करता है। आओ जरा देख लेते हैं ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। एक और ट्रायंगल लेते हैं कॉन्ग्रुएंट, जो बिल्कुल सेम होना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं। तो हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और आपने क्या बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और जो इसका क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है, वो एंगल साइड एंगल है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि PQR की वैल्यू 60 है। PQR है कितना? 60। ठीक है, PRQ अगर ये वाला 30 है तो 6 3 90, तो ऑफकोर्स ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, STU 60 है, STU 60 है, तो TSU निकाल दो। वेयर इज TSU? TSU
तो 90 के सामने क्या होगा? 90 ही तो होगा। दिस इज द आंसर। कॉन्ग्रुएंट का ही तो बेस्ट तरीका है, सबको बराबर कर दो, इक्वेट कर दो। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ये तुम्हारा टाइम है। ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? आप कुछ ना करो, इसका एलसीएम निकालो, तो ये बन जाएगा 36। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? 3:2। एक काम पहले करता है फिर बी काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा बताओ? 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा 5, करना है 36। तो मैं इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 काम को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 14 दिन में 35 काम तो हो चुका। लेकिन फिर से तुम्हारा काम आएगा ए, क्योंकि ए काम किया फिर बी काम किया, ए काम किया फिर बी काम किया। तो ऐसे करते करते 14 डेज के अंदर 35 काम हो चुका, लेकिन काम तो 36 है। यानी एक काम और बाकी है, एक काम और बाकी है। करेगा कौन? 15वां दिन एक काम करेगा, यानी 1/3 डेज और लगेगा, यानी 14 काम पहले से और 1/3 काम और 14 इंटीजर 1/3 डेज इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल पे चलते हैं। एक्स वाई जेड अगर 4 है तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है ना, आसान सवाल है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। आओ जरा फॉर्मूला लिखूं, बहुत दिन हो गया फॉर्मूला लिखे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। राइट, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। ठीक है, तो आप जरा देखो, इसका वैल्यू दे रखा है 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये वैल्यू है 12 प्लस 2 टाइम्स जो आपको निकालना है वो, उसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ए है। कौन उतना कौन लिखेगा? तो हमने 12 कम किया तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और ए है क्या? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का समेशन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। राइट, तो ये रहा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त। ठीक है, कि हमने बहुत कोशिश किया है, एक वीडियो 40 मिनट्स के होते हैं तो आसान तो नहीं होता कि, ठीक है ना? तो 1-2 सब्सक्राइबर भी अगर आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं आता तो थोड़ा खराब लगता है। इसको हम फास्टली भी कर सकते हैं, एक वीडियो को 20 मिनट्स में बना के खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करा है कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। एक सवाल के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट आए, सवाल को सॉल्व किया, पहले से करके आ रखे हैं, सवाल को फटाफट सॉल्व किया और खत्म कर दिया वीडियो को। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार देखूंगा सवाल तो हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक होगा। वीडियो लंबी होगी तो क्या दिक्कत है, लंबी होने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहली बार करूंगा तो मेरे दिमाग में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि हाँ कैसे हम सोच सकते हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो वो फील आएगा। राइट, तो बहुत जरूरी है इस तरह सोचना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।